राज खोसला साहब की फिल्मों का जिक्र अगर हम करें तो एक धनक सी बनती है। मिलाप से शुरू करते हैं 1955 में और एक लंबी यात्रा पूरी करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब 1958 की फिल्म में देख रहा था 16वां साल। तो उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें फिल्म डायरेक्टर अपनी यूनिट को और अपने एक्टर्स को सलाह मशवरे दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई देख कर के ये तो राज खोसला साहब ही हैं। मुझे उनकी ज़िंदगी में इसलिए दिलचस्पी है, ज़िंदगी के तीनों रूप उन्होंने देखे। एक वो जहाँ संघर्ष था, एक वो जहाँ बेहद कामयाबी थी, और एक वो जहाँ तन्हाई थी। मुझे लगता है कभी कभी जब वो तन्हा हो जाते होंगे, वैसे मैंने सुना भी यही है कि उनका एक पसंदीदा गीत था जो तन्हाई में बैठ के वो गाते थे। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब नजर आता नहीं, आपके पहलू में आकर रोती। ये गीत दरअसल मदन मोहन जी का भी फेवरेट गीत था। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी बड़े तनहा थे, तो वो भी इस गीत को बहुत सुनते थे। मैं राज खोसला साहब की जन्म शताब्दी पर इतने सारे रंग उनको अर्पित कर रहा हूँ, और इन सभी रंगों में उनकी फिल्में मलबूस हैं। तो ये जो उनका जन्म शताब्दी बरस है, इस पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं वो कहने जा रहा हूँ क्योंकि बस ये आ गई ना 31 मई 2025, और राज खोसला साहब हो जाते हैं 100 बरस के। जिस्म ही फना हुआ, सृजन रह गया, और वो सृजन भी ऐसा कि हम आज भी उसमें डूब जाते हैं। ऐसी फिल्म है उनकी बनाई हुई। कुछ बातें किए लेते हैं उनके बारे में। कुछ क्या, काफ़ी सारी बातें किए लेते हैं राज खोसला साहब के बारे में। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जो दिन लगभग 55-60 बरस पहले होते थे, जब सभ्यता के विकास के नाम पर सभ्यता का ह्रास नहीं हो रहा था। जब पढ़ते तो हम थे, लेकिन हमारे बस्ते का वजन हमसे चौथाई से भी कम होता था। हम आराम से उसे उठा लेते थे। अगर मैथमेटिक्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें पढ़ने में मुझे बड़ी मुश्किल आती थी, तो मेरे पास में कुशनिंग के लिए राजा भैया, पराग, चंदा मामा, बाल भारती ऐसी ऐसी मैगजीन्स होती थी जिनको पढ़ के मन प्रफुल्लित हो जाता था। और दूसरी साइड पे युग छाया, रंगभूमि, सुषमा वो मैगजीन्स थी जिन्होंने मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने का रास्ता खोला। 55-60 साल बहुत पहले की बात है ये। दोस्तों के साथ कंचे खेलते, गुल्ली डंडा खेलते, वक्त कैसे बीतता चला जाता था मालूम ही नहीं होता था। और उन दोस्तों में ज्यादातर दोस्त जो है बहुत ही अच्छे होते थे। कोई एक आधा ही होता था जो थोड़ा सा खलनायक के रूप में काम कर जाता था और नुकसान पहुंचा जाता। वो नुकसान भी काबिले बर्दाश्त होता था। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। एक दौर जिसका बड़ा इंतजार रहता था वो था 20 मई। पहले 14 मई, फिर 20 मई। 20 मई को रिजल्ट निकलता था, और पहले 14 मई को रिजल्ट निकलता था जब हम छठी सातवीं क्लास में थे। और उसके बाद में 2 महीने की छुट्टी होती थी। लगभग 8 जुलाई के करीब जाकर के स्कूल खुलते थे। पेरेंट्स जो थे वो नई किताबें ले देते थे। 7वीं से 8वीं में पहुंचे, 8वीं से 9वीं में पहुंचे, और नया बस्ता मिल जाता, नए जूते मिलते, निक्कर कमीज नई, सब कुछ इतना मधुर था। तो वो जो 2 महीने की छुट्टियां होती थी उस जमाने में मैं अक्सर, ये बात होगी 64, 65, 66 के ज़माने की, 13-14 बरस की उम्र होगी मेरी, अपने गांव जाया करता था मैं, पंजाब में। तो ननिहाल और ददियाल के बीच का फासला जो था वो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर था।
एक उडारी मारी उधर, एक उडारी मारी इधर, बस ऐसी समय बीतता चला जाता था। तो एक दिन किसी हमारे रिश्तेदार ने हमसे कहा, भाई मैं दरअसल राहों जा रहा, ये हमारा गांव खन्ना से लगभग 5 किलोमीटर आगे था, इधर लुधियाना की तरफ जाते हुए, और राहों चलिया, तो चलना है काका? मैं कहा जी बिल्कुल, अब काका जो 13-14 बरस का उसे कहीं ले जाओ। तो राहों मुझे नहीं पता क्या था, मुझे मालूम था कि एक गांव है, वो किसी से मिलने जा रहे होंगे, और मैं भी साथ में चल दिया। वहां जाकर जिनके यहाँ भी पहुंचे उन्होंने आदर सत्कार किया। लेकिन आज मैं 2025 में बैठे हुए राहों को याद कर रहा हूं, वो गांव छोटा सा पंजाब का, जो अब भी छोटा सा ही गांव है पंजाब का, क्योंकि वहां एक अनमोल रत्न का जन्म हुआ था 31 मई 1925 को। कौन साहब थे ये? अब आप कहेंगे भाई इतना तुमने बैकग्राउंड बना दी, कौन साहब थे भाई? ये थे राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राज खोसला साहब। और इत्तेफाक ये है कि ये उनकी जन्म शताब्दी है। अगर वो बरस 1925 था तो ये बरस 2025 है, और मैं 31 मई, बस ये आ गई 31 मई, और 100 वर्ष के हो जाते हैं राज खोसला साहब। आप कहेंगे हो जाते हैं मतलब? मैंने कहा हो जाते मतलब ये कि कलाकार जो होता है उसका जिस्म फना होता है, और वो तो वो ही रहता है। अब राहों छोटा पड़ गया उनके लिए, संगीत में बड़ी दिलचस्पी थी, क्लासिकली साउंड हो गए, तो सोचा बॉम्बे चल के सुरों को अलापेंगे और प्लेबैक सिंगर बनेंगे। पहुंच गए बॉम्बे, लेकिन जिंदगी कोलंबस है, मैं अक्सर ही कहा करता हूं, आप खोजते कुछ हो, मिलता कुछ है, और वो कुछ भी जो आपको मिलता है अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो जीवन ठीक से बीतता है। वहां जाके पता लगा कि सिंगर्स की तो वहां लाइन लगी पड़ी है, तो सानिध्य हो गया उनका देवानंद से, हमारे इष्ट देव देव साहब, और उसके साथ ही उनका सानिध्य हो गया गुरुदत्त से। अब उन्होंने गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, और फिल्म मेकिंग क्या होती है इसको देखना शुरू कर दिया। अब जब आप के अंदर हुनर है तो देर सवेर आपका वक्त आ जाता है, और वो वक्त जो उनका आया वो यही कि देवानंद का भाई ये फिल्म बन रही है मिलाप 1955 में, और इसमें गीता बाली है मेरे साथ में, तो तुम इसकी डायरेक्शन दे दो राज खोसला। तो राज खोसला साहब के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? इससे पहले वो जाल वगैरह में असिस्ट कर ही चुके थे गुरुदत्त। तो एक खास बात जो होती थी वो ये थी कि वो अपने साथ गुरुदत्त की हुनर के साथ साथ, देव साहब की खुशी के साथ साथ, साहिर और बर्मन दादा की महक लेकर के आए थे इधर। तो यहाँ संगीतकार एन दत्ता हैं मिलाप में, साहिर साहब मौजूद हैं, और एक ऐसा गीत बना दिया उन्होंने पहली ही फिल्म में जो मुझे आज भी इतना भाता है, क्योंकि ये गीत एक तरह से परछाई है वो जो बना था ना जाल फिल्म में, बर्मन दादा ने धुन बनाई थी, साहिर साहब ने लिखा था, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये उसकी परछाई है। क्योंकि इसमें जो मिलाप में एन दत्ता साहब असिस्टेंट रहे थे बर्मन दादा के, और साहिर साहब मौजूद हैं, और लता जी भी मौजूद है, हेमंदा भी मौजूद हैं। तो एक तरफ तो गा रही हैं लता जी और दूसरी तरफ गा रहे हैं हेमंदा। अल्फाज क्या, ऐसा लगता है जैसे ख्वाबों की एक दुनिया में पहुंच गए हों, जिंदगी जैसे ख्वाबिदा हो गई। क्या हुआ क्यों इस तरफ तूने निगाहें फेर ली, मेरी राहों की तरफ से अपनी राहें फेर ली, जिंदगी का कारवां खो न जाए, आ भी जा, ये बहारों का समा, चांद तारों का समा, खो न जाए, आ भी जा। अब मैं आपको बताऊं, 70 बरस बाद इस गीत को मैं गा रहा हूं। ये 70 साल पुराना गाना है, और इस गीत की जो एक जुम्बिश है, कशिश है,
वो उतनी ही शादाब है जितनी उस ज़माने में रही होगी। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। और राज खोसला साहब की ये पहली फिल्म ज़्यादा चली तो नहीं, क्योंकि इस फिल्म को जब मैंने देखा तो इसमें यही मैंने महसूस किया कि एक अलग सा किरदार देव साहब का इसमें है। हाँ, इतना ज़रूर हो गया कि यहाँ से ये पता लग गया कि इनका जो जॉनरा रहेगा राज खोसला साहब का, वो रहेगा थ्रिलर्स। कुछ ऐसी उनकी सोच इस तरीके से बनी। अब ये फिल्म आने के बाद में हमने उनको पूरा मौका दे दिया फिल्म सीआईडी में। तो 1956 में राज खोसला सीआईडी की खूबसूरती है कि एक तो वहीदा रहमान जी आ जाती हैं उसमें, और शकीला और देवानंद वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये पिक्चर भी डायरेक्ट कर रहे हैं राज खोसला। लेकिन राज खोसला पहले एक बात के बारे में कह देते थे, देखो भाई, मेरा अपना एक सोच का दायरा है, मैं डायरेक्टर हूँ, पायलट हूँ, और मैं जो कहूँगा तो एक्टर्स को उस हिसाब से चलना होगा। तो जब देवानंद साहब को ये मालूम हुआ कि इस फिल्म में यार मेरा तो कोई गाना ही नहीं है, अब देवानंद बिना गाने के क्या हो सकते हैं। अब तक तो वो जब से फिल्मों में आ रहे थे गाने गाते चले आ रहे थे उनके, मतलब गाने गाते मतलब अदाकारी करते आ रहे थे। तो फिर समझौता एक हुआ, वो ये कि भाई देखो, एक मुखड़ा बस देवानंद को दिया जाएगा और उसके आगे वो चुप हो जाएंगे। मुखड़ा क्या दिया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। बस देव साहब आपका काम यहाँ खत्म है, इसके बाद में सारा काम हीरोइन का है। वो कहते थे राज खोसला, भाई सीआईडी इंस्पेक्टर को इसमें गाने गाने का कोई मतलब नहीं है। जो बाद में आपने देखा ना जाकर के कि पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन जंजीर में दिखाई देते हैं, तो वहाँ भी उनका कोई गाना नहीं है। ये जो प्योरिस्ट और परफेक्शनिस्ट होते थे, ये इसी तरह से काम करते थे। अब सिलसिला ये कि काला पानी आती है इसके बाद में, और 16वां साल 1958 में, और दोनों ही फिल्म्स जो हैं वो हिट हैं। हिट आप जानते हैं ना, हिंदी फिल्म्स में हिट का मतलब क्या होता है, जितना पैसा प्रोड्यूसर ने लगाया है अगर वो आ गया और उसमें लाभ भी मिल गया तो फिल्म हिट है। और ना कितनी भी अच्छी फिल्म आपने बनाई, अगर वो पैसा नहीं ले पाई तो उसे पिट कह देते हैं। हिट और पिट का मसला जो है कल भी था और आज भी है। लेकिन इसमें एक बात समझ चलती आ रही है, एक वो चीज़ जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो संगीत है, क्योंकि वो खुद सहगल साहब के गीतों को बहुत पसंद करते थे। और मुझे तो इतना भी मालूम है कि 1965 में जब घर से बिना बताए जगजीत सिंह पहुंच गए बॉम्बे सिंगर बनने, तो उन्हें किसी ने नहीं पूछा, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई उनके जयकिशन साहब के पास भेज दे, कोई मदन मोहन जी की तरफ भेज दे। लेकिन शुरू में जो काम मिला जगजीत सिंह को वो था घरों पे महफिलें जमाने का, और उन महफिलों में राज खोसला साहब भी मौजूद होते थे। तो इस तरह संगीत के लिए उनकी बड़ी दिलचस्पी। तो अगर आप देखें काला पानी और 16वां साल का संगीत भी बहुत ही उम्दा संगीत, मतलब उसके गीत इस तरीके से हैं कि बस वो अपने ढंग के अनोखे और अनूठे गीत हैं। तो अब इस तरह से जिंदगी चलती चली जा रही है और अपना काम करते चले जा रहे हैं राज खोसला साहब, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये शो बिजनेस है भाई, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देवानंद का पूरा साथ उन्हें मिल रहा है। और बम्बई का बाबू आती है 1960 में। ये एक बड़ी ही अलग किस्म की फिल्म है। मैं पहले ही आपको बताता चलूँ, कुछ गुण हैं राज खोसला साहब के जो औरों से बहुत अलग हैं। राज खोसला साहब क्या करते थे कि अभी फिल्म जो हम देखते हैं जनरली, उसमें धाम 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 करते करते एकदम से कास्टिंग नाम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करते थे, ये कास्टिंग से पहले अपना कुछ सीन्स वहाँ पर ले आते थे। वो सीन्स 3, 4, 5, 6, कभी कभी 7, 8 मिनट का। तब उसके बाद में जा करके, जैसे अनीता पिक्चर आती है उनकी बाद में, तो अनीता में शुरू के 5, 6, 7 मिनट यूँ निकले जा रहे हैं, और एकदम से जब वहाँ पे सज्जन बोलते हैं अनीता, तो एकदम पर्दे का था अनीता। ये इनका एक नया तजुर्बा था, और ये तजुर्बा उन्होंने आखिर तक निभाया भी। तो संगीत उनका बहुत कमाल होता था। और अक्सर आप देख ही रहे हैं कि बर्मन दादा उस ज़माने में बहुत, जैसे अब सीआईडी में अगर ओपी नैयर हैं तो बाकी फिल्म्स में उधर आपको बहुत मधुर संगीत सुनाई देता है बर्मन दादा का। बम्बई का बाबू एक बड़ी अलग तरह की फिल्म थी, और इसमें जो एक पंजाब का टच दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि राज खोसला साहब पंजाब की ज़मीन पे उगे पड़े हुए थे, सारा बचपन बिताया था। इसलिए उनके गीतों में अक्सर हम देखते हैं कि फिल्म में कम से कम एक गीत जो है वो लोक संगीत से जुड़ता ज़रूर हो जाता था।
वो किसी भी रूप में उसको उसमें प्रेजेंट कर देते थे ज़रूर, और उन्हें इससे बड़ी खुशी भी मिलती थी। तो राज खोसला साहब का करियर तो आगे बढ़ता चला जाए, हर फिल्म जो आ रही है वो हिट, और हर एक्टर उसके साथ में काम करना चाह रहा है। उन्हें तो देखते देखते पूरी एक ज़मीन मिल गई। शुरू के वक्त में ही उनके असिस्टेंट के तौर पे पी चक्रवर्ती, जो आगे चलकर डायरेक्टर बनते हैं, और फिर भपी सोनी और पद्मनाभ, ये जो उनके शागिर्द थे, ये आगे चल के इन्होंने फिल्म्स को डायरेक्ट किया। अब आती है म्यूजिकल 1962 की। मुखर्जी जो है वो छाए हुए थे, एक मुसाफिर एक हसीना, और संगीत है ओपी नैयर साहब का। और ये वो दौर है जिस दौर में लता जी और रफ़ी साहब में कुछ रंजिश है, और इसलिए वो दोनों इकट्ठे नहीं गाते। तो इसमें ज़्यादातर गाने जो हैं वो रफ़ी साहब के या तो सोलो हैं या वो आशा भोसले के साथ में हैं। और वैसे भी उन दिनों मोहब्बत काफ़ी अच्छी खासी थी ओपी नैयर साहब और आशा जी में। तो वो जो बिहाइंड द सीन मोहब्बत है वो पर्दे पे भी झलकती है। मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं तू एक मुसाफिर है, कब छोड़ के चल दोगे ये सोच के घबराऊं। अब ये जो कहानी है उस फिल्म की, साधना मौजूद है, जॉय मुखर्जी भी पूरी तरीके से उसमें अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं, और यहाँ से फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है हमारे इन महान डायरेक्टर का। अब वो क्या करते हैं कि स्टोरी भी लिखते हैं, और स्टोरी लिखते हुए उनका ज़्यादातर दिमाग जो रहता है, उनका मन जो रहता है वो यही रहता है कि सस्पेंस थ्रिलर कुछ ऐसा किया जाए। तो लोग तो कभी कभी ये कहने लगे थे, वो 40s-50s का जो सिनेमा होता था ना उधर की तरफ हॉलीवुड में, जिसे वो नॉयर सिनेमा, NOIR नॉयर सिनेमा कहते थे, तो ये नियो नॉयर आ गया, एक नया जॉनरा इन्होंने यहाँ पर पेश किया है। तो अब चलता जा रहा है सिलसिला। बहुत ही खूबसूरत दौर से ज़िंदगी गुजर रही है राज खोसला साहब की। उन्हें फ़िक्र नहीं, जो काम वो करना चाह रहे हैं वो उस काम को करते चले जा रहे हैं। और अब इसके बाद में शुरू होता है उनके जीवन का एक अलग ही हिस्सा। वो अलग हिस्सा इस तरीके से शुरू होता है कि अब वो ये सोच रहे थे कि भाई देखो, जो काम मुझे करना है उसमें मैं जितना कामयाब होना चाह रहा था, मुझे रास्ता तो मिल गया। अब रास्ता अगर मुझे मिल गया है तो इस रास्ते का फ़ायदा मैंने पूरा उठाना है, और उस रास्ते का पूरा उठाते हुए फ़ायदा अब वो अपने मन के करीब जो थ्रिलर्स की बात है, वो थ्रिलर्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं। 1964 में एक फिल्म है, वो कौन थी। अब ये वो कौन थी जो है, ये एक लैंडमार्क है इनकी ज़िंदगी में, और यहाँ से एक ये ट्रायो बनाएंगे। मतलब पहले जैसे वो कौन थी आ गई, उसके बाद में मेरा साया आ जाएगी 1966 में, और फिर उसके बाद में 1967 में अनीता। तीनों फिल्म्स जो हैं ये थ्रिलर हैं, और इसमें साधना मौजूद है। वो कौन थी तो बड़ी कमाल की फिल्म है भाई। उसमें मनोज कुमार साहब भी ताज़े ताज़े कामयाबी ले चुके थे वो, और मदन मोहन जी का संगीत वो कौन थी के लिए क्या कमाल का संगीत दिया था। इतना कमाल का संगीत दिया था, ऐसे ऐसे गीत उसमें दिए थे, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। ये गाना तो बहुत ही मधुर है। और इसके अलावा इसी फिल्म में एक गाना लगातार चलता रहता है, नैना बरसे। दो बातें मैं आपको इस फिल्म के बारे में विशेष बता के चलूं। पहली ये कि ये जब गाना पिक्चराइज होना था, नैना बरसे का एक हिस्सा, ये कई बार आता है फिल्म में, तो चाहते थे राज खोसला कि अब हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए मुझे चाहिए शिमला में कुफरी की बर्फ का वो माहौल, जिसके अंदर मैं अपनी फिल्म को ले जाकर के ख़त्म करूँगा, और वहाँ जाना है, शिमला में शूटिंग करनी है। एनएन सिप्पी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा भाई देखो बहुत बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन राज खोसला ने कहा नहीं, इससे कम नहीं। अब चलिए ये तो हो गया, मान गए, और वहाँ पहुँचने की तैयारी होगी। लेकिन अब गाने की बात आई जब, तो गाना ऐसा है कि अपने गीतों को मदन मोहन जी अपनी आवाज़ में गा लेते थे पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, और बाद में लता जी की आवाज़ उसमें डाल देते थे। अब लता जी बाहर गई हुई थी विदेश, तो शूटिंग होनी है शिमला में, साधना के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गाना।
तो कमाल ये देखिए साधना का भी और राज खोसला साहब का भी कि साधना जो डबिंग कर रही है, मतलब लिपसिंग कर रही है, वो लिपसिंग कर रही है मदन मोहन जी के गाए हुए गीत पे और एग्जैक्ट कर रही है, और बाद में फिर इस गीत को लता जी की आवाज में ले आया गया जब फिल्म आई। दूसरी बात तो मनोज कुमार ने खुद ही बोली थी, वो कहने लगे कि यार ये मेरे पास ना इतना सुनने में है कि ये गाना आजकल बड़ा पॉपुलर है, वैसे भी आजकल ये गीत बहुत पॉपुलर है, किसी भी महफिल में कोई मोहतरमा खूबसूरत गाने वाली इस गाने को ना गाएं, जो घरों में महफिलें होते हैं, ऐसा होता नहीं है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना, इसकी ये कहानी बताई मनोज कुमार ने कि मदन मोहन जी आए मनोज कुमार साहब के पास बड़े उदास, यानी यार मनोज ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने इतनी अच्छी धुन बनाई है और इस धुन पे देखो ये राजा मेहदी अली खान ने क्या बढ़िया गीत लिखा है, लेकिन जब हमने राज खोसला को सुनाया तो राज खोसला ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। भाई ये बड़ी कमाल की बात हुई। तो मनोज कुमार ने कहा चलो चलते हैं राज खोसला के पास। वो पहुंचे वहां पर और जब राज खोसला को ये गाना दोबारा सुनवाया तो राज खोसला ने कहा पहले तो चुपचाप सुनते रहे इस गीत को, और इस गीत को सुनने के बाद में उन्होंने कहा अरे बस कुछ नहीं बोले, बाहर गए, अपना बाहर उनका जूता रखा हुआ था राज खोसला का, उसे उठाया और उठा के अपने सिर पे मारना शुरू कर दिया। यार मेरा दिमाग खराब हुआ था, राज खोसला कहने लगे मेरा दिमाग खराब हुआ था कि इतना अच्छा गीत बनाया है मदन मोहन जी ने और इसको मैंने कैसे नज़रअंदाज किया। और फिर आप देखिए कितना मकबूल हुआ ये गीत। तो ये जो उनकी ट्रायलॉजी है वो कौन थी, मेरा साया और अनीता, इसी बीच में एक फिल्म उन्होंने दो बदन फिर मनोज कुमार के लिए बना दी थी। अभी तक भी सितारा बुलंदी पे है और फिल्म्स उनकी जो आ रही हैं वो कामयाब हो रही हैं। अब ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि फिर समय बदलता है और दौर बदलते हैं फिल्म्स के। अब वो समझ गए थे कि अब थोड़ा सा सस्पेंस से बाहर आकर के चिराग बनाई उन्होंने 1969 में, और उसी बार बनाई एक सोशल फिल्म दो रास्ते, क्योंकि दो रास्ते के जरिए राजेश खन्ना तो भाई आसमान पे पहुंच गए और फिल्म इतनी हिट हुई दो रास्ते। और दो रास्ते अब आ चुके हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत चारों तरफ गूंज रहा है। 1963 में उन्हें पारसमणि से शुरुआत मिल गई है, लेकिन अभी भी उनके मन में आता है कि यार कुछ एक्शन ओरिएंटेड टाइम आता जा रहा है। अब ये 70s जो शुरू हो रहे हैं, यहाँ एक्शन की बात है तो मेरा गांव मेरा नाम मेरा देश के नाम से, मेरा गांव मेरा देश के नाम से उन्होंने फिल्म बनाई और इसमें धर्मेंद्र मौजूद हैं और विनोद खन्ना मौजूद हैं और आशा पारिक मौजूद है, और इस फिल्म का संगीत तो भाई कमाल ही हो गया। ऐसे फास्ट तेज तर्रार गाने थे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे। आनंद बख्शी का कमाल ये था कि उनका भी कमाल ये है कि उनकी पहली लगभग 40 फिल्म कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं लोगों ने ली, लेकिन जब जब फूल खिले के बाद तो फिर कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे आनंद बख्शी ने। उनका छोटे छोटे शब्दों को पिरो करके एक महान गीत को बना देना आदत सी हो गई थी। बल्कि लक्ष्मीकांत जी तो कहते थे यार कमाल है आनंद बख्शी साहब का, 8 मिनट में गाना लिख देते हैं, और वो गाने बड़े उनके कामयाब हुए। अब इसी बीच में एक और फिल्म उनके पास आ जाती है जिसका नाम है शरीफ बदमाश। देव साहब से तो उनका ताल्लुक बना ही हुआ था। फिर कच्चे धागे आ जाती है। कच्चे धागे भी ठीक थी, अच्छी कामयाब थी। शरीफ बदमाश उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। अब फिर रोमांस की बात को याद करते हुए राजेश खन्ना याद आते हैं और प्रेम कहानी। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। राज खोसला भी लगभग 50 बरस की उम्र की तरफ आ चुके हैं, तो वो रोमांस वाली जो बातें थी वो थोड़ी सी पीछे चलती चली जा रही हैं। और इतने में सुनील दत्त साहब ने उनसे कहा भाई एक फिल्म बनानी है यार, मुझे जरा एक्शन फिल्म बनानी है, और फिल्म का नाम जो टाइटल है वही एक्शन से ओरिएंटेड है, नहले पे दहला। तो थोड़ा सा सोचने लग गए राज खोसला। तो सुनील दत्त के बारे में वो समझ रहे थे कि पिछले दिनों सुनील दत्त ने पूरी अपनी जान जितनी लड़ा दी थी रेशमा और शीरा फिल्म के लिए, वो फिल्म कामयाब नहीं हुई, तो दिल टूट गया था सुनील दत्त का। तो वो नहीं चाहते थे कि मना करके और दिल को तोड़ें फिर से, तो उन्होंने कहा चलो मैं इस फिल्म को कर देता हूँ। जबकि इस फिल्म को करते हुए उनका मन बहुत ज़्यादा नहीं था
लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये कि ये फिल्म उन्होंने कर दी 1978 में। फिर आती है मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म ने राज खोसला साहब को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। उनकी शोहरत इतनी हुई और इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया, और वो जो हमेशा से मन में रहता था विजयानंद साहब के कि मैं भाई डायरेक्शन तो बहुत कर चुका, अब ये अदाकारी का मौका मिले, तो इसमें उन्होंने उन्हें अदाकारी का मौका भी दिया। तो ये फिल्म मेरे ख्याल से बस उनकी जो लास्ट कामयाब फिल्म मानी जा सकती है, क्योंकि इसके बाद 1980 में दो प्रेमी और दोस्ताना में भी उनका बहुत मन नहीं था फिल्म को डायरेक्ट करने का, क्योंकि वो जानते थे इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जब आएंगे तो उनको अपने हिसाब से चलना। देखिए, पहले ही बताता चलूं कि राइटिंग जो होती थी फिल्म की, उसके अंदर भी पूरा अपना ध्यान देते थे राज खोसला। जहाँ कुछ ठीक नहीं लगता था तो राइटर को बता देते थे, इसलिए कभी कभी राइटर्स का कहना होता था यार राज खोसला दखल देते हैं। दखल इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे होता है और जो दखल वो देते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। अब यहाँ से डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाती है। 1981 में दासी, 1982 में तेरी मांग सितारों से भर दूं, 1983 में माटी मांगे खून, फिर सनी, फिर मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, और आखिरी फिल्म 1989 में नकाब। तो ये जो आखिर का दौर मैं अक्सर ही देखा करता हूं कि जो बहुत धुरंधर फिल्म मेकर्स होते हैं, कमाल के फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी जिंदगी में आखिर की तरफ जाते जाते वो बात रह नहीं जाती। अब देखिए ना कि मदर इंडिया महबूब साहब की कितनी कामयाब फिल्म, लेकिन उसके बाद जब सन ऑफ इंडिया बनाई तो वो कामयाब नहीं हुई। उस तरीके से विजयानंद को देखिए, गाइड कहाँ थी, और जब उन्होंने राम लक्ष्मण बनाई तो हम कहने लगे अरे ये ब्लैकमेल और ये राम लक्ष्मण ये विजयानंद की डायरेक्शन है। कुछ फिसल जाता है हाथ से। सच ये भी है कि 80 का बरस आते आते फिल्मों से थोड़ा मोह भंग होने लगा था राज खोसला साहब का। वो ये महसूस करते थे कि अब वो बात नहीं रही, और बात सही भी है कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल अगर दिखाई देता है तो वो हमें 80 के दशक में ही दिखाई देता है। और इसी दौर में जो है वो ये महसूस करते हैं राज खोसला, यार ये फिल्में तो बनानी ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझ रहे थे ना तो उनका वो इक्वेशन एक्टर्स के साथ में आ रहा है, और वो जो पीछे बिहाइंड द कैमरा टीम होती है वो भी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे मिलाप में आप देखिए कि मिलाप जैसे शुरू में ही है तो वहाँ वीके मूर्ति साहब सिनेमेटोग्राफर हैं जो कि गुरुदत्त की जान थे। तो मैं वीके मूर्ति साहब से मिला, 2 घंटे मेरी उनकी बात हुई थी जब दादा साहब फाल्के अकेले टेक्नीशियन जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो मैंने उनसे बातचीत करी थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से ट्रेंड्स हिंदी फिल्म्स में धीरे धीरे चेंज होते जा रहे थे। वो अपने ढंग के अनोखे थे। तो मैं राज खोसला साहब की संवेदनशीलता को समझता हूँ। कहीं इसी उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू के अंदर, नोबडी इज अ विनर इन फिल्म इंडस्ट्री। अगर किसी को लगता है कि वो जीत रहा है तो उतनी ही देर वो कामयाब है जितनी देर उसकी फिल्म हिट है, और उसके बाद में अगर 4 हिट देके 1 पिट आ गई तो लोग उस पिट को याद रखते हैं, हिट को भूल जाते हैं। पत्नी एक बार किसी उदासी के दौर में वो ये भी कह गए थे कि आई लाइक मेकिंग फिल्म्स बट आई हेट फिल्म पीपल, आई हेट फिल्म पीपल। अब पता नहीं किस तरह के तजुर्बे उनके रहे होंगे, लेकिन उनकी संवेदनशीलता में पंजाब की मिट्टी की महक तो है जो उन्होंने दिखाई बम्बई का बाबू में। और अनीता फिल्म में भी खास तौर से मैं ये देखता हूँ कि एक गीत शुरू में ही आता है और वो गीत उस फिल्म के जहाँ मौका लगता है उसका म्यूजिकल पार्ट या उसके लफ्ज़ वो आते चले जाते हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। अब ये मुकेश साहब ने जिस अंदाज में इसको गाया भाई, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मौजूद हैं अनीता में, और उसमें लता जी का भी बड़ा खूबसूरत। लेकिन फिर इतने से तसल्ली नहीं हुई राज खोसला साहब की। वो मनोज कुमार इसमें साधना को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, इधर से उधर साधना आगे आगे बचती फिर रही हैं फिल्म के अंदर ऑफ कोर्स। तो एक जगह उदासी से खड़े हुए गा देते हैं मुकेश साहब मनोज कुमार के लिए,
तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। ये गीत इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतना रोमांटिक गीत है ये। तो वही बात मेरे समझ में जो आती है कि जब 80 का दशक आना शुरू हुआ, बल्कि मिड 70s से ही शुरू हो गया था। जैसे मैंने कहा कि जंजीर एक टर्निंग पॉइंट है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो उसके बाद का जो दौर वायलेंस का है, वहाँ फिर राज खोसला साहब की जो सेंसिटिविटी है या जो उनका रोमांस है, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना मिलाप में, ये बहारों का समा, और उसको वो इंसान जो इस गीत को पिक्चराइज कर रहा है गीता बाली पे, उसे बाद में लक्ष्मी छाया पे पिक्चराइज करना पड़ता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो अब ऐसे ऐसे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो स्क्रीन प्ले है उसी के हिसाब से डायरेक्टर ने चलना है, उससे अलग तो वो हो नहीं सकता। तो राज खोसला फिर इस बात को समझ गए थे। अब आखिरी दिनों के बारे में लोग बहुत उनके बारे में कहते हैं कि वो उदासी में चले गए जी, उन्होंने ड्रिंक्स लेनी शुरू कर दी। भाई देखो, फिल्म इंडस्ट्री में हार्डली कोई इंसान होगा जो ड्रिंक्स लेता होगा। कोई 21 की तरफ जाता होगा, कोई 28 की तरफ जाता होगा, कोई 18 पे रह जाता होगा। मतलब ड्रिंक्स लेना तो वहाँ पर होता। आप कामयाब हैं तो आप जश्न मनाते हुए पीते हैं, आप नाकाम हैं तो आप उदासी में पीते हैं। तो वहाँ की तो एक सच्चाई है। अब इतनी सारी कामयाबी जब मिलती है और पैसा इतना सारा आता है, तो लस्सी पी के तो उस पैसे को ख़त्म नहीं किया जा सकता ना। उसके लिए तो फिर उधर ही जाना पड़ता ना, शिवाज रियल की तरफ। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये वजह उनकी रही होगी। हाँ, इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि माहौल से उदास हो गए थे वो। फिल्म इंडस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट है उससे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई थी, और वो ये सोचते थे कि यार ये देखो क्या, कहाँ रही है दुनिया, जा कहाँ रही है दुनिया। अरे उस वक्त की दुनिया को छोड़ो, मैं आज बैठे हुए सोचा करता हूँ कि दुनिया वहां तक भी ठीक थी, अब कहाँ जा रही है। ये 2025 का बरस है, 31 मई बस आ गई समझ लो। कितने लोग हैं जो राज खोसला साहब को उनकी सेंटिनरी पे याद करेंगे। अरे 2022 में हमने दिलीप साहब की सेंटिनरी मनाई, हमने 2023 में मुकेश साहब और देवानंद साहब की मनाई, हमने 24 में राज कपूर साहब को हमने उनकी सेंटिनरी मनाई, हम 25 में इनको मना रहे हैं राज खोसला साहब को, इसके बाद में गुरुदत्त साहब को भी हम सेंटिनरी करेंगे। ये लेकिन गिने चुने लोग हैं, ये वो गिने चुने लोग हैं जो तय कर बैठे हैं कि हम उस दौर से अलग आएंगे नहीं। पहले इनकी संख्या झोली भर थी, फिर वो मुट्ठी भर हुई, अब वो चुटकी भर रह गई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का जन्म दिवस है, किसी का पुण्यतिथि। भाई देखो, मेरे पास तो यही सब कुछ है, और सुबह सुबह उठ के जो मुझे ख्याल आता है किसी कलाकार के बारे में, मैं तो अपनी बात कह देता हूँ। हाँ, गिने चुने सुनने वाले श्रोता मौजूद हैं, इसलिए ये सिलसिला बड़े इत्मीनान से कायम भी है। तो राज खोसला साहब की फिल्म का संगीत, और जैसा मैंने बताया कि शुरू में ही एक आपको बांध देना और उसके बाद में चलते रहना, और इस तरह से गानों को, तेरी आंखों, शायरी में उनको दिलचस्पी थी कि सिवा दुनिया में, फैज़ अहमद साहब की एक नज़्म में ये पंक्ति आती है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। मजरूह साहब ने भी इसको पढ़ रखा था और राज खोसला साहब ने भी इसको पढ़ा। तो उन्होंने मजरूह साहब की, अरे मजरूह साहब ने कहा, अरे पूरा गाना लिख के देता हूँ भाई इसके ऊपर। तो एक तरफ लता जी गा रही हैं, एक तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, और मदन मोहन जी की धुन, मजरूह साहब के अल्फाज, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। कैसे कैसे रोमांटिक गीत बनते थे भाई। मैं उस गीत को भी बहुत पसंद करता हूँ, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए। अब देखिए, हिंदी फिल्म्स के गायकों में मुकेश साहब एक ऐसे गायक हैं जिनकी कदर हर संगीतकार करता था, लेकिन वो ये जानते थे कि किस जगह पे कौन सा गीत मुकेश साहब के लिए सही है। तो
बर्मन दादा के साथ तो कम ही गीत गाए, लेकिन चल रही सजनी एक ऐसा गीत बना दिया जिसे हम ऑल टाइम हिट में मान के चलते हैं। जरूरी है, अगर इतिहास को भुला दिया तो आने वाली नस्लों मान लो इस बात को कि तबाही निश्चित है। एक देश बढ़ता है आगे अपनी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के सहारे, और अगर वही खत्म कर दिया तो और 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद कौन आपको पहचानेगा कि आप क्या थे। तो इसलिए ये पुराने जो अनमोल रतन हैं, इनको समझे जाने की जरूरत है और इनको हर पल सामने लाए जाने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन राज खोसला को लोग बहुत बड़े डायरेक्टर्स में रखते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये मान के चलता हूं कि जो इनोवेशंस उन्होंने अपनी आमद के साथ फिल्म इंडस्ट्री में दी वो ऐतिहासिक है। तो वही बात मैं, अब सैगल साहब के कितने दीवाने हैं, वो गाने उनके दो रास्ते में भी कुछ पंक्तियां जो हैं वो हमें सुनाई देती हैं सैगल साहब की। मेरा ख्याल से वो था, एक बंगला बने न्यारा। ये जो क्लासिक्स में यकीन करने वाले लोग थे ना, ये जहां भी इनको मौका मिलता था ये पुराने दौर को सामने ले आते थे, और हमारे जैसे जो कदरदां हैं, हमें जहां भी मौका मिलता है हम इन लोगों को सामने ले आते हैं। बहुत वक्त बीत गया है, बहुत वक्त बीत गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन है उनकी याद में कुछ जश्न मनाए जा रहे होंगे, कुछ गिनी चुनी जगहों पे सही, क्योंकि इतनी फिल्म जो मैंने आपको उनकी गिनवाई हैं, इसमें ज्यादातर फिल्म्स तो हिट फिल्म्स हैं ना। तो हिट फिल्म्स है, मतलब रखते हैं लोग, इमारतों की गिनती करते हैं। कैफी साहब कहते थे कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। तो एक बुलंद इमारत है राज खोसला साहब। उनकी जन्म शताब्दी पे मैं उन्हें याद करता हूँ और उनके सृजन को याद करता हूँ। क्या कमाल किया उन्होंने अपने जीवन में। और ये आ गई बस 31 मई, और बरस तो 2025 है, यानी राज खोसला साहब का सृजन, उनकी तख्लीक, उनकी क्रिएटिविटी कभी खत्म नहीं होगी, कभी धूमिल नहीं होगी, क्योंकि जो गहरा वही ठहरा और उनके एहसास में गहराई थी। इसलिए मैं याद कर रहा हूँ राज खोसला साहब को उनकी जन्म शताब्दी पे।